अब हमारा न्यूटन का जो है ना थर्ड लॉ स्टार्ट हो जाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वलेंट। ठीक है, मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि अगर तुम कोई भी एक्शन करते हो ना तो तुम्हें उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे कि एक वॉल है, इस वॉल को तुमने क्या करा? पंच करा, तुम्हारे हाथ पे भी चोट लग जाएगी। जैसे ही तुमने एक्शन करा तुमको क्या मिल गया? रिएक्शन मिल गया। हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, तुमको पता है ये ऑब्जेक्ट है जो कि टेबल पर रखा है, बताओ इसका वेट नीचे लग रहा है, ये गिर क्यों नहीं रहा? ये गिर इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इसे ऊपर की तरफ ये टेबल क्या दे रही है? रिएक्शन दे रही है। हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तुम कुछ भी एक्शन करोगे उसका तुमको क्या मिलेगा? रिएक्शन ज़रूर मिलेगा, वो भी इक्वल और ऑपोजिट। अब इस बात से ना बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस आती हैं, इस लॉ में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। तो मिसकंसेप्शंस क्या है? मिसकंसेप्शन, पहली मिसकंसेप्शन तो ये है कि मुझे बताओ एक्शन ज़्यादा होता है या रिएक्शन, मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। मुझे पहले ये बताओ एक्शन पहले होता है या रिएक्शन पहले होता है? कौन पहले होता है? वेरी गुड। एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं? साइमल्टेनियस प्रोसेस है। ये कैसे प्रोसेस है? साइमल्टेनियस, मतलब ये दोनों एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं एक्शन पहले हो रहा है या रिएक्शन पहले हो रहा है। एक्शन और रिएक्शन दोनों के दोनों एक साथ उसी टाइम पर दोनों के दोनों होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। कोई तुमसे पूछे एक्शन पहले हो रहा है रिएक्शन पहले हो रहा है? दोनों साथ में हो रहा है। जैसे ही तुम वॉल को हिट करोगे वैसे ही तुरंत रिएक्शन मिल जाएगा, बिल्कुल 1 सेकंड का गैप भी नहीं होगा, 1 सेकंड का गैप भी नहीं। ठीक है, एक ये होता है कि अगर ये इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, अगर इक्वल एंड ऑपोजिट हैं फिर तो टोटल फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। मुझे बताओ अगर ये इक्वल एंड ऑपोजिट हैं तो टोटल फोर्स तो ज़ीरो होना चाहिए। क्या टोटल फोर्स ज़ीरो होगा? क्योंकि अगर टोटल फोर्स ज़ीरो होगा फिर तो ऑब्जेक्ट ना चल पाएगा, मतलब रुका ऑब्जेक्ट रुका रहता है, चलता ऑब्जेक्ट चलता रहता है, ना ऑब्जेक्ट चल पाएगा ना ऑब्जेक्ट रुक पाएगा अगर टोटल फोर्स ज़ीरो हुआ तो, क्योंकि फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है। अब अगर मैं सोचूं कि एक ऑब्जेक्ट पर मैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रही हूँ फिर तो टोटल फोर्स ज़ीरो है ना, और अगर टोटल फोर्स ज़ीरो है तो ये ना ऑब्जेक्ट चल पाएगा ना ये ऑब्जेक्ट रुक पाएगा, है ना। मतलब ये वाली बात है। तो मतलब इसका मतलब क्या ये बात सही है? ये बात सही भी लग रही है कि एक्शन, ये जो फोर्स है ये इक्वल एंड ऑपोजिट होता है? तो हाँ ये बात सही है, क्योंकि याद रखना टोटल फोर्स ज़ीरो नहीं होता बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन अकर ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज़ पर लगते हैं। जैसे तुमने किसी ऑब्जेक्ट पर एक्शन करा तो उस ऑब्जेक्ट ने तुम पर रिएक्शन करा है, तो दो बॉडीज़ इन्वॉल्व होती हैं। जैसे तुमने वॉल को धक्का दिया तो वॉल पर क्या हुआ? एक्शन, और तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? रिएक्शन। और अब क्योंकि दो बॉडीज़ हैं इसलिए टोटल फोर्स ज़ीरो नहीं होगा। अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएं तब तो टोटल फोर्स ज़ीरो होगा। लेकिन अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये है एक ये है, इस पर फोर्स इधर लगा रहे हो इस पर फोर्स इधर लगा रहे हो, तब थोड़ी टोटल फोर्स ज़ीरो हो पाएगा, है ना। तो इसलिए टोटल फोर्स ज़ीरो नहीं हो पाता। एक्शन रिएक्शन में कभी भी टोटल फोर्स ज़ीरो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि एक्शन रिएक्शन अकर ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। फिर एक बात और होती है, एक बात ये भी पूछी जाती है कि जैसे अर्थ है, ये एप्पल है, ये एप्पल गिर रहा है, ठीक है, ये क्या हुआ? अर्थ पर एप्पल गिर गया, सही बात है। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ ने एप्पल पर फोर्स लगाया, एक्शन दिया उसको, तो क्या ये एप्पल इसको रिएक्शन नहीं देगा? क्या एप्पल अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींचेगा? भाई अगर अर्थ एप्पल को खींच सकती है तो एप्पल को भी तो अर्थ को खींचना चाहिए, है ना। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होना चाहिए। जिस फोर्स से अर्थ एप्पल को खींच रही है उसी फोर्स से एप्पल को भी अर्थ को खींचना चाहिए। लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि एप्पल गिर रहा था और अर्थ ऊपर जाने लगी उसकी तरफ। ऐसा कभी देखा है? कभी नहीं देखा। तो ऐसा होता क्यों नहीं है? ऐसा होता इसलिए नहीं था है, याद रखना, ये एप्पल अर्थ पर फोर्स लगाता है, ऐसा नहीं है फोर्स नहीं लगाता। लेकिन अर्थ बहुत मैसिव है, ये क्या है? बहुत भारी, ये बहुत भारी है, इतना सा फोर्स इसको नहीं मूव करा सकता, ठीक है।
ये याद रखना। लेकिन हाँ, ये एप्पल अर्थ पर फोर्स लगाता है, लेकिन अर्थ क्या है, अर्थ बहुत भारी है, और अर्थ इतनी भारी है, इतना ज़्यादा इसका मास है कि इस पर फोर्स तो लगेगा, लेकिन ये एक्सेलरेट नहीं करेगी ज़्यादा, इसका एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, है ना। बहुत भारी है तो ये ज़्यादा चलेगी नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें अर्थ को खींचना है ना अपनी तरफ, तो जो ऑब्जेक्ट गिर रहे हो वो अर्थ से भारी गिरो, फिर क्या होगा, अर्थ उसकी तरफ जाएगी। अर्थ से भी भारी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ गिरेगा तो अर्थ उसकी तरफ जाने लगेगी, समझे। तो मतलब ये होता है कि हाँ, एक्शन रिएक्शन वाली बातें सही हैं, थोड़ी सी बस मिसकंसेप्शंस हैं जो थोड़ा क्लियर करना पड़ता है। ये बातें हम याद रखेंगे कि एक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ होते हैं, एक्शन रिएक्शन इक्वल ऑपोजिट होते हैं। टोटल फोर्स इसलिए ज़ीरो नहीं होता क्योंकि ये दो डिफरेंट बॉडीज़ पर लगते हैं। और याद रखना, अर्थ भी एप्पल को खींच रही है और एप्पल भी अर्थ को खींच रहा है, लेकिन अर्थ मैसिव होने की वजह से अर्थ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ पा रहा। तो ये वाली बात है, ठीक है। तुमको पता है रॉकेट बेस्ट एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए, न्यूटन के थर्ड लॉ को समझने के लिए। रॉकेट तब तक उड़ता है जब तक उसके पीछे से आग, पीछे से धुआं निकल रहा है। ये क्या है, ये एक्शन, और इसके ऊपर की तरफ क्या मिलेगा, रिएक्शन, ठीक है। तो ये रॉकेट कब तक उड़ेगा, रॉकेट सिर्फ तब तक उड़ेगा जब तक क्या हो रहा है, जब तक इसके पीछे से प्रोपेल हो रहा है, नीचे से धुआं निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, कभी ट्रैम्पोलिन ट्राई करा है, ट्रैम्पोलिन पे जंप किया है। ट्रैम्पोलिन पे जंप करते हो तो क्या होता है, तुम नीचे की तरफ एक्शन दे रहे हो, तुम्हें रिएक्शन ऊपर की तरफ मिलता है। तुम ऊपर की तरफ, जितना तुम नीचे की तरफ कूदोगे उतना ज़्यादा तुम ऊपर जाओगे। कभी ट्राई करना, जितना तुम ज़ोर से कूदोगे उतना ऊपर तक तुम पहुँच जाओगे, है ना। तो ये भी क्या है, ये भी अपना न्यूटन के थर्ड लॉ पर बेस्ड है, ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ बेसिकली क्या कहता है, बेसिकली ये कहता है कि जो फोर्स है वो पेयर में होते हैं। पेयर मतलब दो, एक्शन रिएक्शन, हमेशा दो फोर्सेस होते हैं, एक्शन और रिएक्शन, जो साइमल्टेनियस है। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ होते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट है। लेकिन याद रखना, इक्वल एंड ऑपोजिट तो हैं, लेकिन फिर भी कैंसिल नहीं करते। क्यों, क्योंकि दो डिफरेंट बॉडीज़ पर लगते हैं, एक ही बॉडी पर नहीं लगता, दो डिफरेंट बॉडी पर लगता है, इसीलिए कैंसिल नहीं कर पाते, ठीक है। तो न्यूटन के 3 लॉ हैं, तीनों क्लियर हो रहे हैं। फर्स्ट लॉ भी हमने पढ़ा था, फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ, फिर थर्ड लॉ। इनके एग्जाम्पल भी थोड़े से ध्यान रख लेना। फर्स्ट लॉ तो इनर्शिया पर बेस्ड था, याद आ रहा है, इनर्शिया पर। जैसे एथलीट है, एथलीट पता है ना, जो एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वार्म अप वगैरह करते हैं, जिनकी उनकी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में आ सके। याद रखना, ये देखो, ये जो है ना, लेकिन ये सैंड बेल्ट पे गिरने वाली बात है। सैंड बेड पे अगर कोई गिर रहा है तो उसे चोट नहीं लग रही, पूरी बात पढ़ो। सैंड बेड पे कोई गिर रहा है उसे चोट नहीं लग रही, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि सैंड थोड़ी सी कंप्रेस करती है, टाइम बढ़ जाता है, फोर्स कम लगने लगता है। पता है ना, सैंड जो है, सैंड जब सैंड पे गिरोगे तो तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि सैंड जो है वो थोड़ी सी कंप्रेस करती है, टाइम बढ़ जाता है तो फोर्स कम लगने लगता है। अब ये बात कही किसने है कि टाइम बढ़ेगा और फोर्स कम हो जाएगा? ये बात कही न्यूटन ने तो कही है, लेकिन न्यूटन ने कौन से लॉ में कही है? न्यूटन ने सेकंड लॉ में कही है। न्यूटन का सेकंड लॉ वाज ऑल अबाउट कि फोर्स जो है वो mv/t पर डिपेंड करती है, मास पर, वेलोसिटी पर और टाइम पर। तो ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, ये वाले एग्जाम्पल, ये न्यूटन की किस पर बेस्ड है? ये न्यूटन के सेकेंड लॉ पर बेस्ड है, समझे? अच्छा, जैसे ये है ये वाला लॉ ऑफ इनर्शिया हम किसे कहते हैं पता है तुमको? लॉ ऑफ इनर्शिया याद रखना, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को कहते हैं। मोशन ऑफ रॉकेट किसका एग्जांपल है पता है तुमको? थर्ड। हाँ, रॉकेट जो है वो थर्ड लॉ के हिसाब से मूव करता है ना। ये स्ट्राइकर वाला याद है? स्ट्राइकर वाला जो है वो न्यूटन के सेकेंड लॉ, कहाँ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ। भाई स्ट्राइकर में क्या होता है, बहुत सारी गीटियाँ थी, इसे बहुत तेज़ मारा तो ऊपर वाली गिर गई। इनर्शिया पर बेस्ड है। ये किस पर बेस्ड है? इनर्शिया पर। और रिलेशन बिटवीन फोर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट की बात कौन करता है कि दो ऑब्जेक्ट है, पेयर है, ये सब बातें न्यूटन का थर्ड लॉ करता है। तो ये बातें हम बिल्कुल अपनी क्लियर रखेंगे, है ना। ठीक है, तो ये अपने लॉज हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, और ये सब बातें हो जाएंगी ना हमारी, हम मैचिंग कर लेंगे। अब मुझे बताओ, याद रखना, एक्शन रिएक्शन हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट है।
तो टोटल फोर्स ज़ीरो होना चाहिए, ये दोबारा वही पूछ रहे हैं। अब तो हम बिल्कुल बता देंगे कि भैया एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट है, लेकिन दो डिफरेंट बॉडीज़ पर लग रहे हैं, इसलिए टोटल फोर्स ज़ीरो नहीं है, और इसलिए ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है, स्पीड कम कर सकता है। समझ गए? मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड, मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। ना ही हम मोमेंटम को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम मोमेंटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। टोटल मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। हम ना मोमेंटम को क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। मान लो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, ये चल रहा है u1 वेलोसिटी से। मान लो ये ऑब्जेक्ट है m2 जो कि चल रहा है u2 वेलोसिटी से। दोनों टकराए और अब ये जो m1 वाला है वो v1 से चलने लगा और जो m2 वाला है वो v2 से चलने लगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि पहले मोमेंटम कितना था? m1 u1 प्लस m2 u2, और अब मोमेंटम कितना है? m1 v1 प्लस m2 v2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। टोटल मोमेंटम क्या रहता है? हमेशा टोटल मोमेंटम हमेशा सेम रहता है। ना मोमेंटम को हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1, गड़बड़ हो रहा है ना, टोटल मोमेंटम इनिशियल और फाइनल सेम रहता है। हाँ सही तो है, m1 v1 प्लस m2 v2। ये कहता है अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है। अब हमें इसे किसी तरह यही एक्सप्रेशन डिराइव करना है यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ को डिराइव करते हुए, मतलब हमें इससे न्यूटन का थर्ड लॉ डिराइव करना है या न्यूटन के थर्ड लॉ से इससे डिराइव करना है, दोनों हम सीख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब जैसे ये है और इससे अगर हम न्यूटन का थर्ड लॉ डिराइव करने की कोशिश करें तो पता है कैसे कर सकते हैं? इससे हम न्यूटन के थर्ड लॉ को डिराइव, इससे न्यूटन के थर्ड लॉ को देखो कैसे डिराइव करेंगे। 1 को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे तो क्या होगा बताओ? m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। ऐसा कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। मुझे बताओ यहाँ पे v पहले है u बाद में है, लेकिन यहाँ u पहले है v बाद में है। नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा? m1 v1 माइनस m1 u1 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेते ही क्या होगा? ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, और इधर का यही चल रहा है m2 v2 माइनस m2 u2। दोनों साइड हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, कर सकते हैं, वो तो वैसे भी कट ही जाएगा। दोनों साइड हमने टाइम से डिवाइड कर दिया और इन दोनों में हमने m1 कॉमन ले लिया। अगर m1 कॉमन लोगे पता है क्या आएगा? v1 माइनस u1 अपॉन t, और इधर m2 कॉमन ले लिया, क्या बचा? v2 माइनस u2 अपॉन t। और क्या तुमको पता है कि v माइनस u अपॉन t क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये क्या आ गया? माइनस m1 a1, और ये क्या आ गया? m2 a2। और तुमको क्या पता है कि ma क्या होता है? फोर्स का ही तो फॉर्मूला है ma। तो F1 क्या होगा? m1 a1, और F2 क्या होगा? m2 a2। तो इस m1 a1 की जगह हम F1 लिख सकते हैं और इस m2 a2 की जगह क्या लिख सकते हैं? F2। याद रखना ये जो हमने करा है ना, ये जो F2 होता है, F2 क्या होता है? F2 होता है माइनस F1। इसी को हम पता है क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसे हम न्यूटन के थर्ड लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, समझे? इसे हम न्यूटन के थर्ड लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? F1 इज इक्वल टू माइनस F2। इस बात का मतलब समझते हो? F1 इज इक्वल टू माइनस F2 का मतलब ये होता है कि फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है। माइनस ये शो कर रहा है ऑपोजिट और इक्वल भी है, इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है।
देखो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों टकराए, m1u1 था, m2u2 था, बाद में m1v1 और m2v2 हो गया, ठीक है। अच्छा इस बार हम क्या कर रहे हैं, एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या होता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि F1 क्या होता है, F1 होता है माइनस F2। ये न्यूटन के थर्ड लॉ का क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि जो F1 होता है वो माइनस F2 के बराबर होता है। अच्छा ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम कहाँ यूज़ करते हैं, देखो ये गन है, गन दिख रहा है ना, इस गन को हम फायर करने वाले हैं। तो जब हम गन को फायर करेंगे तो होगा क्या पता है, जब भी गन को फायर करते हो वो रिकॉइल देती है, कंधे पे ऐसे पीछे की तरफ हो जाता है, सुना होगा रिकॉइलिंग ऑफ गन। गन ऑफ रिकॉइल में क्या होता है कि गन बुलेट आगे गई तो उसने पीछे की तरफ क्या करा, रिकॉइल छोड़ा, ठीक है। तो वो जो रिकॉइल है वो क्यों छोड़ा है, वो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से कि एक्शन आगे की तरफ हुआ तो रिएक्शन पीछे की तरफ होगा। और इसमें वो अपना क्या सेव करता है, इसमें वो अपना मोमेंटम कंजर्व करके रखता है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, बुलेट के केस में इनिशियली क्या होता है, इनिशियली ना दोनों के दोनों ही रेस्ट पर होते हैं, गन भी और बुलेट भी। u1 और u2 हम दोनों को ज़ीरो मानते हैं, याद रखना। देखो एक्सप्रेशन तो ये याद है ना, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। अब हुआ क्या, इनिशियली तो क्या हुआ, इनिशियली u1 और u2 ज़ीरो था, हमने u1 और u2 की जगह ज़ीरो लिख दिया, तो 0 प्लस 0 तो 0 ही हो गया, इस साइड पूरा 0 आ गया, इस साइड बस बचा क्या है, समझ रहे हो ना मेरी बात, m1v1 प्लस m2v2, क्या बचा है, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू 0 बचा है फ़िलहाल। यानी कि m2v2 क्या हो जाएगा, माइनस m1v1 हो जाएगा। इसमें भी हम m को नीचे लेके चले गए, ये हम इसलिए कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि वेलोसिटी क्या आ गई, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये पीछे की तरफ रिकॉइल देगी, ये मोमेंटम को कंजर्व करके चलती है। कौन मोमेंटम को कंजर्व करके चलती है, इसके अंदर हमने गन फायर करी तो बुलेट जो है ना, बुलेट वो पीछे की तरफ रिकॉइल देगी। बुलेट पीछे की तरफ रिकॉइल क्यों देगी, ताकि वो मोमेंटम को कंजर्व कर सके, ताकि वो क्या कर सके, मोमेंटम को कंजर्व कर सके। इस बैकवर्ड मोशन को हम रिकॉइल कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम रिकॉइल कहते हैं, ठीक है।